हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, चलें। हाँ जी, तो एक बार रीकैप कर लें मन ही मन, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँच रहे। देखो, इसमें हमारा काम तो केवल बता ही देना है, आपका काम ज़्यादा है। लिंक लगातार बनाए रखना, कहाँ से शुरू किए, कहाँ पहुँच रहे, लॉजिक कैसे आगे बढ़ रहा है, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक कैसे आ रहा है ना। यदि वो लिंक अपने भीतर बना रहेगा तो समझने जैसा काम होगा, नहीं तो सुनने से अच्छा लगा उसके बाद गायब हो गया। तो एक बार अपना लिंक बना लें, कम से कम आज सुबह हमने कहाँ से शुरू किया, है ना, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, बार बार उसको ब्रेक का मतलब भी ये है कि थोड़ा सा अपने मन ही मन बार बार समराइज कर लें और अपना लिंक बनाए रखें। चले चलिए, कल सुबह स्वेच्छा से मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप में से कोई भी, कल चौथा दिन हो जाएगा सुबह, तो आप में से कोई भी पिछले 3 दिन को समराइज़ करे 2, 4, 10 लाइन में। हमने कहाँ से शुरू किया, कितने सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बीच में आईं जिन पे आपका ध्यान चला गया, और फाइनली आज शाम तक हम कहाँ पहुँचे, है ना। एक बार ऐसा पूरी पिक्चर आप अपने ध्यान में ले आएंगे तो आगे चलने में हमको मदद मिलेगी। और किसी एक दो को मैं भी बोल ही सकता हूँ कि आप समराइज़ कर दो, नहीं बोल सकता हूँ। चलिए, तो जितनी चर्चा अभी हमने की उससे हमारी एक क्लैरिटी, क्यों कर रहे हैं हम ये चर्चा। हर बार ये सोचें कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। निरंतर सुखी होना तो अब मोटी बात है ही है, लेकिन और बारीक में जाएंगे तो निरंतर सुखी होने का क्या मतलब है। तो हमने सुख को पहचाना कि व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना, इसी को समाधान बोल रहे हैं, इसका नाम सुख है। तो हम व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिसको हम व्यवस्था बोल रहे हैं, अब इसको देखो, सही समझ में आता है तो हम अधूरेपन की समीक्षा कर पाते हैं। अभी हमारे घरों में या सब जगह में प्रॉब्लम कितनी है, मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाले को लगता है कि वो ठीक है। मेरे खुद के अंदर भी एक स्ट्रगल चल रही है कि ये ठीक है कि वो ठीक है। तो इसका मतलब है ये फैसला कैसे होगा। सही समझ में आने से गलती को पहचानते हैं कि गलतियों को पहचानने से गलतियों को, सही को पहचान लेते हैं, है ना। सही समझ में आने से हम गलती को पहचान लेते हैं। तो सही समझ में आने से गलतियों को पहचानेंगे, नहीं तो कितनी ही गलतियां नोटिस करते रहें, सॉरी बोल के सॉरी शब्द घिस जाएगा, गलतियां खत्म नहीं होती। तो हम सही को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर में व्यवस्था कैसी है, और फिर देखेंगे कि हमारी बनाई हुई व्यवस्था कैसी है। तो चलिए, कुछ बात हमने की। तो ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जीने देना ही जीना है, बाकी हाँ, तो खाना पीना जीना नहीं है। कुछ भी करो, 10,000 करो, अब जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, धीरे से उसको समझेंगे। तो एक बात ये समझ में आई कि जीने देना ही जीना है। नेचर को देखते हैं तो व्यवस्था का और क्या स्वरूप दिखाई देता है नेचर में। नेचर को देखने से, नेचर अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था का डिजाइन कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक बात ये समझ में आई कि पूरे नेचर को देखते हैं तो पूरे नेचर में सभी इकाइयां ऑर्डर एज ए होल, एक बड़ी व्यवस्था के अर्थ में
पूरी की पूरी सृष्टि, जब पूरी सृष्टि बोलते हैं तो केवल हम इस प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि और भी बात कर रहे हैं? पूरा यूनिवर्स जो कुछ भी है, तो जो कुछ भी है वो एक व्यवस्था का स्वरूप है। तो इसका क्या मतलब है, व्यवस्था का फिर स्वरूप कैसे है? तो हमने पहचाना सभी इकाइयां, मैं यहाँ शब्द यूज कर रहा हूँ समग्र व्यवस्था, व्यवस्था एज ए होल, समग्र व्यवस्था में उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है। उपयोगिता पूरकता, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है। ये एग्जिस्टेंस में एक बड़ा डिजाइन है। क्या मतलब हुआ इसका? हम क्यों समझ रहे? नेचर की व्यवस्था को समझने से हमारे जीने की व्यवस्था को हम पहचान सकते हैं क्या? तो सृष्टि की सभी इकाइयां एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक जो कुछ भी नेचर में है मानव के अलावा, वो कैसा दिखाई देता है? जैसे इसी प्लेनेट को देखें तो कैसा दिखाई देता है? इसी प्लेनेट को देखें तो ये भी दिखाई देता है, धीरे से ऊपर आएंगे हमको ये भी दिखाई देता है कि सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है। निश्चित आचरण की पहचान क्या है? बदलती नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? निश्चित आचरण का मतलब है कि वो किसी बड़ी व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, वो बड़ी व्यवस्था में हमेशा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, उसमें वो कोई केओस पैदा नहीं कर रहा है ना? जैसे किडनी हमारे शरीर में है, किडनी का आचरण निश्चित है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो किडनी जो कुछ भी कर रही है वो शरीर एज ए होल की व्यवस्था में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो शरीर की व्यवस्था में किडनी अपने पार्ट को प्ले कर रही है और हमेशा वैसे ही प्ले कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि किडनी के आचरण की निश्चितता है। और जब नहीं करती है तो हम कह रहे हैं कि भी कोई प्रॉब्लम है। तो प्रकृति में सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता है। आचरण उसका समग्र व्यवस्था के अर्थ में जो रोल है वो उसका आचरण है। तो प्रकृति में सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता है। इससे हमको ये सिद्ध हुआ कि ये प्रकृति संपूर्ण स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। तो व्यवस्था के स्वरूप का जो डिजाइन है वो कैसा निकला? तो पता चला हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र में भागीदार है। ये समझने लायक बात है और इससे हमारी जिंदगी के लिए कुछ निकलता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दें, मैं आपके सामने थियोरी दे रहा हूं। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था एज ए होल में उसका एक निश्चित रोल है। हर इकाई, ध्यान है शुरू में एक चर्चा हुई थी कि नेचर में एक भी ऐसी इकाई ढूंढ के बताओ जो है और उसका कोई रोल नहीं है। ठीक हो गया? हम वापस वहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है, अब आप एग्जाम्पल देके बताओ। एग्जिस्टेंस में हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है, उसके व्यवस्थित होने का प्रमाण है कि बड़ी व्यवस्था में वो एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है, उसका कोई सकारात्मक रोल होता है। क्या बोल सकते हैं? माइक माइक, पीछे माइक, आगे माइक। हाँ हाँ जी, आप बोलेंगे पहले? आप बोलेंगे? कोई नहीं कोई भी बोले, इसके पास माइक है वो बोलिए। सर, जैसे हम कहते हैं एक सेल है, तो एक सेल अपने आप में जिंदा रह सकता है क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियस होता है, उसके पास में जीवन जीने की सभी चीज़ें उपलब्ध रहती है। उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करता है अपने आप को एक टिश्यू में, फिर ऑर्गन से बॉडी, एक पूरा सिस्टम बनता है। फिर उसके बाद बॉडी, होल बॉडी, और फिर तो सारी बॉडीज, और फिर धरती और सोलर सिस्टम, उसके बाद गैलेक्सीज, उसके बाद नहीं सर, हाँ,
सो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि एक शरीर को चलाने के लिए एक सेल भी उतना ही उत्तरदायी होता है। हाँ। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड पर पूरा नेचर चल रहा है। ठीक हो गया? जी सर। ये सिंपल हो गया। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो जो ये उपयोगिता पूरकता है ना, ये गजब का सूत्र है, एक बढ़िया सूत्र है, लिख सकते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। बहुत शानदार चीज है। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर, पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। आवेश किसको बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। शमन होता है। शमन होता है मतलब हैंडल हो जाता है, वो हमको परेशान नहीं करते हैं, उनका सॉल्यूशन हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है, शांत हो जाते, आवेश शांत हो जाते। आवेश क्या है? कितने लोगों को आवेश नहीं पता? एक बार हाथ उठाओ, संकोच ना करो ताकि मेरे को ध्यान में आ जाए। आवेश क्या होता है? देखो, परंपरा में, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, पहले से भी कही गई है, परंपरा में 6 आवेश की बात की गई है। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, मैं बता देता हूं, उसके बाद आप देख लेना। देखो, जब मानव 5 सेंसेस से, इंद्रियों से निरंतर सुख का प्रयास करता है, इसका नाम काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 आवेश बोले गए हैं। काम, क्रोध, काम, लोभ, मोह, क्रोध, मद और मात्सर्य, ये 6 ही आवेश होते हैं। दुनिया के सारे प्रॉब्लम इन्हीं 6 आवेश में है। ठीक है? इन्हीं 6 आवेश को हैंडल करने के लिए बहुत सारे उपाय और बहुत सारे काम किए हैं हमने। पहले क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। जब एक मानव स्वयं को शरीर मानते हुए, आवेश मतलब भ्रमित मानव के आचरण है ये। एक भ्रमित मानव कैसे जीता है ना? जिंदा रहने को जीना मानता है, शरीर को, स्वयं को शरीर मानता है, ऐसा मानकर जब वो जीता है, वो इंद्रियों से सुख की निरंतरता चाहता है, इसका नाम काम है। वो सुविधा या साधन से, सुविधा से निरंतर सुख पा जाऊंगा, साधन से निरंतर सुख पा जाऊंगा, है ना, उसका नाम लोभ है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ जी के मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम मोह है ना। तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, और साथ रहते हैं तो एक दूसरे की जान ही ले लेते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ जी के मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम मोह है। क्या ऐसा होने वाला है? हमारा पति या हमारी पत्नी या हमारा बेटा कितना भी अच्छा सही, परम ज्ञानी सही, क्या उसके निरंतर सुखी होने से मैं निरंतर सुखी हो जाऊंगा? इतना ही है कि वो मेरे को दुख नहीं देगा, इतना ही है कि वो मेरे समझने में सहयोगी होगा, लेकिन समझना तो मुझी को होगा। तो इससे ये समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति आपको निरंतर सुख नहीं दे सकता। हमको समझपूर्वक अपने भाव और विचार को उस स्थिति में ले जाना है जहां मैं सुखी हो जाऊं। तो कोई व्यक्ति मेरे को सुख की निरंतरता नहीं दे सकता, कोई सुविधा नहीं दे सकता, इंद्रियां नहीं दे सकता, तीनों में लात खाता हूं, इसका नाम क्रोध है। तो क्रोध क्या है? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। अपनी अक्षमता, अपना इनकॉम्पिटेंस, अपनी अयोग्यता। किस बात की अयोग्यता? मुझको सुखी होना नहीं आता।
मुझको सुखी होना नहीं आता, ये जो मेरी अयोग्यता है, यही फाइनली क्रोध के रूप में व्यक्त होती है। क्रोध क्या है? जब मैं कोई परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाता, किसी चीज़ का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं चिल्लाना शुरू करता हूँ, परेशान होना शुरू करता हूँ। तो क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है। इंद्रियों से सुख मिलेगा, सुविधा से सुख मिलेगा, व्यक्ति से सुख मिलेगा, ये मान्यताएं जिसमें बहुत गहरी हैं, इसी का नाम मद है। मत मतलब अपनी भ्रमित मान्यताओं को सही मानना, अहंकार भी इसी को बोल देते हैं। मद मतलब अहंकार, भ्रमित मान्यताओं को सही मानना। मात्सर्य क्या है? जो मेरे ऐसा जीने के बीच में आड़े आएगा, दूसरे को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति। जो मेरे लोभ मोह काम में जीने में बाधा बनेगा, उसको निपटा दूंगा। ये दूसरे को निपटाने की जो प्रवृत्ति है, इसका नाम मात्सर्य है। हाँ जी, पीछे माइक देना। ठीक हो गया? तो ये हमने चर्चा किया कि 6 आवेश किसको बोलते हैं, उन आवेश के रूट्स कहाँ पे हैं, क्यों ये आवेश व्यक्त हो रहे। हाँ जी। अहम, स्वाभिमान, घमंड, ये एक है, पर्यायवाची हैं या और कुछ है? देखो, सच्चाई तो ये है कि स्वाभिमान अलग चीज है। स्वयं पे अभिमान, यदि पॉजिटिवली, इसको नॉर्मली पॉजिटिवली हम लेते हैं तो स्व समझ में आएगा तो स्वाभिमान समझ में आएगा, है ना। तो अभी तो स्वाभिमान नहीं होता है, अभी हम किसी ईगो को स्वाभिमान मान रहे होते हैं। तो अभी की स्थितियाँ ऐसी। नहीं तो अपोलाइज किसको किया जाए? छोटा है, अपोलाइज कौन करेगा, छोटा या बड़ा? जो अपनी गलती स्वीकार करेगा। नहीं, गलती तो सब स्वीकार करते हैं, सभी करेंगे। लेकिन पहले कौन करे, इसलिए बात अटक जाती है। परिवार में चर्चा करेंगे तब और बात करें। चलिए ठीक, अभी इससे निपट लेते हैं। तो एक क्लैरिटी हमारी बनी कि 6 आवेश हैं, तो उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। अब ये उपयोगिता पूरकता क्या है? देखो, दूसरा सूत्र है कि अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है। अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी है। क्या मतलब? जैसे मानव पदार्थ पेड़ पौधे और पशु पक्षी से विकसित है, मानव पदार्थ पेड़ पौधे पशु पक्षी से मानव विकसित है, क्योंकि जो इन तीनों में है वो मानव में है ही, प्लस उससे कुछ और ज़्यादा भी है। इस अर्थ में मानव इनसे विकसित है। तो मानव प्रकृति के लिए क्या हुआ? पूरक हुआ। मानव प्रकृति के लिए पूरक है और प्रकृति मानव के लिए जिंदा रहने के अर्थ में उपयोगी है और अपनी योग्यता को व्यक्त करने। जैसे ज़्यादा समझदार के लिए कम समझदार व्यक्ति, ज़्यादा समझदार के लिए कम समझदार व्यक्ति उपयोगी है अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के लिए। ये आदमी दीवार से बात थोड़ी करेगा। यदि मेरे को कोई बात समझ में आई है, आप उसको समझना चाहते हो, मैं आपके साथ में हम मिल के मेहनत करते हैं और आपको भी समझ में आ जाता है, आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होती है, तो मिल के हम दोनों खुशहाल होते हैं। खुशहाल कैसे हुए? आपने ये पहचान लिया कि मेरे अधूरेपन के लिए, मेरे कंप्लीटनेस के लिए ये कंटेंट उपयोगी है, तो ये आपके पूरे होने के लिए उपयोगी है, ये कंटेंट आपके पूरे होने में सहायक है। तो मैं आपके लिए क्या हुआ? पूरक हुआ, आप मेरे लिए उपयोगी हुए, और इस रिश्ते में दोनों को तृप्ति होगी कि हार जीत होगी? दोनों को तृप्ति होगी, है ना। मैं आपसे अपने संबंध के निर्वाह करने के क्रम में, है ना, अपनेपन के विस्तार के रूप में हम सारे टीम जिन्होंने मिलके सारे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया, मित्र भाव से किया, किसी की कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं है,
इन तमाम चीज़ों को देख के तो अपने परिवार भाव के विस्तार के लिए सबने मिलकर शिविर को ऑर्गेनाइज किया, चलाया, आपने अपना समय दिया, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम सब मिलके अपने अपने परिवारों के बेहतरी के लिए काम कर रहे। इस अर्थ में हमने जो रिश्ता पहचाना, हमने उपयोगिता पूरकता का रिश्ता पहचाना। इसका मतलब क्या हुआ? घर में क्या करना है? घर में झंझट किस बात का है? कोई किसी को श्रेष्ठ नहीं मान रहा है। मैं मानता हूं कि मैं ठीक हूं, आप मानते हो कि आप ठीक हो, मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता हूं, आप अपनी मेरे को समझाना चाहते हो, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम स्वयं को शरीर मान के जी रहे हैं, कोई लक्ष्य हमारे पास बड़ा है नहीं। तो यदि हम थोड़ा सा समझ के जिएंगे तो पहला काम होगा कि हम हर व्यक्ति में किसी अच्छाई का सम्मान कर पाएंगे। देखो, जब आदमी विश्वास के साथ भरा हुआ होता है, विश्वास की जर्नी में होता है, तो वो अपने में खुश होता है। जब आदमी अपने में खुश होता है तो दूसरे को एप्रिशिएट कर पाता है। एक आदमी जब अपने से ही नाराज है, अपने में ही खुश नहीं है, तो सामने वाले में उसको क्या दिखाई देता है? उसकी गलतियां दिखाई देती हैं। यदि कोई सामने वाले में गलतियां देखता है तो इसका मतलब है वो खुद में खुश नहीं है। यदि कोई सामने वाले में उसके विकास में सहयोगी होता है, इसका मतलब वो अपने आप में खुश है और कहीं आगे बढ़ा हुआ है। उसका दूसरा सूत्र है, पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है, पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। जो आदमी लगातार दूसरों के अवगुणों पे ध्यान देता है, जो जैसा सोचेगा वैसा हो जाएगा। जो लगातार दूसरों के गुणों पे ध्यान देता है, जैसा सोचेगा वैसा हो जाएगा। तो जो अपने में इस निष्कर्ष के साथ है कि मेरा भाव और विचार मेरे सुख दुख का कारण है, मेरा भाव और विचार मेरे सुख दुख का कारण है, मेरे भाव और विचार की क्वालिटी को बढ़ाना मेरे सुखी होने के लिए मेरी ज़रूरत है। दूसरा कोई गलती करता है तो ये उसका पार्ट है। मैं तो लगातार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लगातार अपने में गुणात्मक परिवर्तन देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी खुशी मेरे हाथ में है। जिस दिन मैं ये स्वीकार लेता हूँ, अब मैं दूसरों में अच्छाइयाँ देखूँगा कि दूसरों में बुराइयाँ देखूँगा? दूसरों में बुराइयां मैं क्यों देखता हूं? दूसरों में बुराइयां देखने का एक ही मतलब है, मैं दूसरों को भी देख के वे दूसरे भी बुरे हैं तो मैं बुरा हूं तो कोई खराब बात नहीं है, सभी अधूरे ही होते हैं। तो दूसरों के अधूरेपन को देखकर अपने अधूरेपन को जस्टिफाई कर लेता हूं। बढ़िया, हाँ, माइक दो इनको। ये एक आदमी की ऑरा या तेजस का सवाल है। ऐसा करते हैं कि आपके मन में अभी जो प्रश्न आ रहे हैं ना, आप उनको लिखते जाइए। फ्लो के बीच में दूसरे प्रश्न लेना उचित नहीं है, उससे फ्लो बदलता है। मैग्नेटिक फील्ड बोले ना आप, तो आप उसको लिखते जाइए अभी, और कोई पॉइंट पे आने से मैं उनको ले लूँगा। चलिए ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, माइक आगे। ये उपयोगिता पूरकता का नियम सभी अवस्थाओं में लागू। जैसे डॉग से भी मेरा वही रिलेशन है? वनस्पति से, कुत्ते से, डॉग से, सब में, सबसे। तो मैं यदि परिवार में, फिर मैं परिवार की व्यवस्था को अप्रिशिएट कर पाऊंगा, फिर मैं अपने घर में महिलाओं की भूमिका को या पुरुष की भूमिकाओं को या सारी, तो एक व्यक्ति हो सकता है उम्र में मुझसे छोटा होगा, रिश्ते में मुझसे छोटा होगा, लेकिन यदि उसकी कोई क्वालिटी है तो मैं उसको अप्रिशिएट कर पाऊंगा। यदि परिवार में एक दूसरे की क्वालिटी को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे तो क्वालिटी की धारा शुरू हो जाएगी। यदि परिवार में हम एक दूसरे के अवगुणों को उभार के देखते रहते हैं तो परिवार में अवगुणों की धारा शुरू हो जाएगी। जिसकी चर्चा करोगे वही शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या ध्यान में आ गया? हर व्यक्ति में कोई पॉजिटिव चीजें हैं ही,
यदि मैं अंदर से थोड़ी सी स्टेबिलिटी को पाया हूँ तो मैं उस व्यक्ति की उस पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान देता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ, वहाँ मैं उसको अपने लिए, देखो पति पत्नी संबंध में भी कैसा होता है, किन्हीं क्षणों में पत्नी पति के लिए गुरु समान होती है, किन्हीं क्षणों में पति पत्नी के लिए गुरु समान होता है, किन्हीं क्षणों में वो दोस्त होता है, किन्हीं क्षणों में पत्नी माँ जैसी होती है, किन्हीं क्षणों में पति पिता जैसा होता है। तो पति पत्नी का रिश्ता वो चीज़ है, परिवार में सारे रिश्ते वो चीज़ हैं जहां हम अपने एक दूसरे के साथ उस उपयोगिता पूरकता को लगातार पहचानते हैं, परिवार में उपयोगिता पूरकता को पहचानते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त भी करते हैं, क्योंकि आप पहचान रहे हैं इसका पता भी नहीं चलता है। कई लोगों को परिवार में व्यक्त करने की आदत नहीं होती, उनको लगता है कि हाँ है तो सही घर में और रोज रोज क्या बोलना। आप खाना ठीक नहीं बना है, नमक ठीक नहीं आज डला, ये तो आप बताओगे, जिस दिन खाना ठीक बना उस दिन आप नहीं बता रहे हो। खाना बनाने वाला इतना तो आपसे अपेक्षा करता है ना कि यदि खाना ठीक बना है तो आप 2 शब्द कह बनो यार खाना बढ़िया बना है। तो इसका मतलब है आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप अंदर से उलझे हुए हो, आप अपने में ही कहीं फंसे हुए हो, अपने में ही उलझे हुए हो, है ना। आपको सामने वाले की मेहनत दिखी नहीं। एक आदमी, आपके परिवार में ही हम एक दूसरे के लिए कितनी मेहनत हो रही है उसको कौन अप्रिशिएट करेगा? कोई पड़ोसी तो आके नहीं करेगा। और गलतियां हैं, बिल्कुल आप 4 गलतियां दना के बताते हो, तो इससे परिवार में माहौल खराब होता है। आप अच्छाइयाँ बताओगे, गलतियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही परिवार में एक अच्छाइयों को बताने का और शेयर करने का वातावरण बनता है, हर व्यक्ति अपनी गलतियों के साथ जीना चाहता है कि गलतियों से मुक्ति होना चाहता है, गलतियों से मुक्त होना चाहता है। एनर्जी तो दो। गलतियों से मुक्त होने के लिए आदमी को उत्साह रूपी एनर्जी की जरूरत है। उत्साह रूपी एनर्जी मिलने की बजाय आप एक पिन और मार देते हो, तुम्हारा तो ये भी ठीक नहीं है, तुम्हारा तो ये भी ठीक नहीं है ना। और मैंने एक घर में बढ़िया चीज़ देखी है, देखो बहनों बुरा मत मानना, आपकी संख्या ज़्यादा है पर बुरा मत मानना। अक्सर मैंने परिवारों में देखा, मैं काफ़ी देश में घूम के शिविर लेता हूँ तो बहुत सारे लोग भी शेयर करते हैं, पत्नी पति का सारा काम कर देगी लेकिन नहा के तौलिया ठीक नहीं रखा तो तौलिए पे लड़ाई जरूर होगी। मैं भी आज तक समझना चाहता हूं कि ये तौलिया इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। कितने कितने लोग ऐसा, बाकी हाथ उठा नहीं रहे। तौलिया ठीक नहीं रखा तो आज खैर नहीं। तो यार जब इतना सारा किया तौलिया भी निपटा देना था। तो ऐसे ही परिवार में छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा अक्सर नहीं होते हैं। छोटी चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं होती हैं तो वो फिर बड़े मुद्दे बनते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, समस्याएं परिवार में कभी भी जब शुरू होती हैं तो वो कभी भी बड़ी नहीं होती हैं। हम उनको मिस हैंडलिंग करते हैं, मिस हैंडलिंग की वजह से फिर वो इस कगार पे पहुँचती हैं जहाँ उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि शायद परिवार, अब तो मेरे को लगता है जितनी चर्चा हमारी हो गई है उस चर्चा के क्रम में अभी हम ये पहचान सकते हैं, मानव के भाव और विचार की जर्नी के लिए परिवार के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प उतना बड़ा है ही नहीं। यदि मानव जिंदगी पाएगा तो अपने परिवार में पाएगा, शिविरों से भी इतना आसान नहीं है। तो परिवार वो जगह है जहां एक बच्चे को जब वो आंख खोले तो उसको जीते हुए लोग दिखाई दे जाए, आंख खोले तो उसको मानव का साइज दिखाई दे जाए, उसको भाव और विचार की क्वालिटी दिखाई दे जाए, बड़े लोग आपस में किस तरह से बात करते हैं, उनका कंटेंट क्या होता है ना, किस तरह के लोग हमारे घर में आते जाते हैं, सब कुछ का फर्क पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों में एक जो महत्वपूर्ण बात है मेरे को लगता है, चाहे हमारे कार्यस्थल की बात करें, चाहे हमारे परिवार की बात करें, मानव मानव के बीच में उपयोगिता पूरकता का संबंध है। ये उपयोगिता पूरकता का संबंध माँ बाप और बच्चों के रूप में एक तरह से डिफाइन होता है, पति पत्नी के बीच में एक तरह से डिफाइन होता है, सास बहू के बीच में एक अलग तरह से डिफाइन होता है, भाई बहन के साथ अलग तरह से डिफाइन होता है, गुरु शिष्य के साथ अलग तरह से डिफाइन होता है। सबकी भूमिकाएं एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग। और भूमिकाएं कब पहचानेंगे? भूमिकाएं कब पहचानेंगे?
जिंदा रहने के अर्थ में भूमिकाएं पहचानना है कि जीने के अर्थ में भूमिकाएं पहचानना है? अभी जिंदा रहने के अर्थ में भूमिकाएं पहचान रहे कि जीने के अर्थ में पहचान रहे? अभी जिंदा रहने के अर्थ में भूमिकाएं इसलिए करने वाला भी थक गया और जिसके लिए किया उसको भी कोई बहुत मजा आया, ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए परिवारों में देख लीजिए, अंततः परिवारों में उदासी हाथ लगती है, क्योंकि जिंदगी भर मेहनत तो किया है, हर दिन सुबह 6-8 बजे उठे हैं, रोज 8-10 बजे सोए हैं, दिन भर में कुछ तो किया है, मेहनत तो की है, लेकिन जिस फल की तलाश थी वो फल तो नहीं आया। ना मेरी जिंदगी में आया, ना जिसके लिए मैंने मेहनत किया उसकी जिंदगी में आया। जब उसकी जिंदगी में फल नहीं आया तो एप्रिशिएट क्या करे? बढ़िया। तो क्या निकला? क्या निकला? हर एक मानव के साथ मानव लक्ष्य के अर्थ में उपयोगिता पूरकता को पहचान पाना, इसी का नाम आचरण है, इसी का नाम जिंदगी है। मानव लक्ष्य अभी आया नहीं है, आ तो गया पर मैंने नाम नहीं दिया है। जब इतनी बात चली है तो वो भी पूरा कर लेते हैं। देखिए, अब ये भी ध्यान में आ गया, मैं लिख देता हूं, मानव लक्ष्य क्या है? देखिए, एक मानव किसी परिवार में पैदा होता है, इसलिए उस परिवार का, इसलिए एक मानव किसी परिवार में पैदा होता है। क्यों बच्चों में इंजीनियर डॉक्टर बनने का अरमान पैदा हुआ? क्योंकि उन्होंने घर में इंजीनियर डॉक्टर देखा। क्यों बच्चे के मन में एक सही इंसान, बढ़िया इंसान बन, दिल्ली में बोलते हैं, हम लोग बोलते थे, बढ़िया आदमी बनना है कि बड़ा आदमी बनना है? बढ़िया आदमी बनना है कि बड़ा आदमी बनना है? बोले सर दिल्ली में तो बड़ा ही बढ़िया होता है। बढ़िया इंसान मतलब भाव और विचार बढ़िया हो, उसकी उपयोगिता शानदार हो, जीने देना ही जीने में उसकी भूमिका हो। बड़ा आदमी मतलब धन पद के रूप में हम बड़े आदमी की बात करते रहे, है ना? तो धन पद भी बढ़िया ही चीज है यदि उसके माध्यम से मानवता डिलीवर हो जाए। तो एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो इसका मतलब है परिवार की पूर्णता हर बच्चे के लिए उसकी भोजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। देखो, ये भी एक बढ़िया बात है। एक बच्चे को ना बताया जाए तो कितनी उम्र तक उसको मेल फीमेल होने का पता नहीं चलेगा। आप कुछ मत, ध्यान मत दिलाओ। एक बच्चे को ध्यान ना दिलाया जाए तो कितनी उम्र तक उसको अपने मेल फीमेल होने का पता नहीं चलेगा। हम्म, 3 साल बाद जब स्कूल जाएगा तब पता चल जाएगा। तुम्हारी एज कितनी है? 10 साल। ये स्कूल जाने से कैसे पता चल जाता है? बात तो ठीक बोल रहे हो, माइक दो इसको। दोस्त में लोग चिढ़ाते हैं ना कि तेरा बाल लड़की जैसा वैसा वगैरह। पहला लेसन स्कूल में। ठीक बात, ठीक बात। एक और बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, बच्चे को बोलना कितनी एज में आ जाता है? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। 1.5-2 साल में बच्चे को बोलना आ जाता है। ज्यादा समय बच्चे खाने पीने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय बच्चा क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्या अद्भुत बात है। एक 2 साल के बच्चे को पता है खाना पीना मेरी सेकेंडरी जरूरत है, ज्ञान मेरी प्राइमरी जरूरत है। कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, मेरा बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है? स्थिति कैसी है? स्थिति उल्टी है। हमको लगता है इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब किसने बताया बच्चे को कि तुम क्वेश्चन पूछो? किसी ने बताया? नहीं बताया। फिर वो क्यों क्वेश्चन पूछता है? जिज्ञासा है उसको, जानने की जिज्ञासा कहां से आ गई? क्यों आ जाती है?
और खा पी के चिल मारो। ये नेचर का नियम है। तुमको बड़े नियम पता चल गए। ये नेचर का नियम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 2 साल के बच्चे को पता है कि ज्ञान मेरी ज़रूरत है। तो देखो, ये एक बच्चे की शरीर की भूख का पोषण हो सके उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके ज्ञान की भूख का पोषण हो सके। उसके लिए उसके परिवार का समाधान और समृद्धि के साथ में होना, ये एक बच्चे की ज़रूरत है और एक परिवार की भी ज़रूरत है। सॉरी, इसको बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। किस उम्र के बाद आपको घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है? कॉलेज से निकलते ही, है ना। कॉलेज से निकलने के बाद लगभग हम सभी की हालत ऐसी है, कोई घर में पैसे की कमी होती है? घर में पैसा होने के बावजूद हमको घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब है कॉलेज से निकल के हम आर्थिक रूप में सेल्फ रिलायंट हो जाएं, ये एक मानव की सहज रूप से अपने से अपेक्षा है ना। ऐसा वो चाहता है। कौन सी जगह में आने के बाद आपको अपने में ये स्वीकार हो जाता है कि किसी को ये पता नहीं चले कि मेरे को जीना नहीं आता है। हाँ, आ गया समझ में। इसलिए देखो, पहले 2 ही बात बोलते थे, लड़का बिगड़ गया तो क्या करें? बोले शादी कर दो। और उसके बाद भी जिम्मेदार नहीं है तो क्या करो? बोले बच्चे आ जाने दो। और बहुत लोगों के डिवोर्स इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बच्चों को देख लेते हैं बार बार। बहुत लोगों के डिवोर्स बच्चों की वजह से बचे हुए हैं। 95%। तुमको यार 10 दिन में ही काफी ज्ञान हो गया। अच्छा, हाँ। तो जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और इस बीच में पड़ोसी आ जाए तो क्या करते हैं? तुरंत पहुंच के आइए आइए आइए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पति पत्नी की बात किसी को पता चले। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपेक्षा हम में स्वीकार हो जाती है कि जीना हमको आता है। किसी को ये पता चले कि हमको जीना नहीं आता है, ये हमको स्वीकार ही नहीं। तो देखो, इन दोनों बातों से, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना जिसमें कि अपन बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं। दोनों बातों से ये बात ध्यान में आ गया कि लगभग कॉलेज से बाहर निकलते ही भौतिक रूप में, आर्थिक रूप में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, ये स्वीकार हो जाता है। और शादी होते ही हम जिम्मेदार माता पिता हैं, ये हमको स्वीकार हो जाता है। हमको जीना नहीं आता है, ये हमको स्वीकार नहीं है। इसका मतलब है किसी परिवार में, कि एक बच्चा किसी परिवार में आता है तो बड़ों की भी अपेक्षा है कि वो समझदारी से जिए, बड़ों की भी अपेक्षा है वो अभाव मुक्ति के साथ जिए, वो समझदारी से जिए, समृद्धि से जिए, अभाव मुक्ति से जिए। जब एक बच्चा ऐसा जीता हुआ देखता है और उसको ऐसा जीना स्वीकार, ऐसा जीने का तरीका स्वीकार हो जाता है, इसका नाम समाधान है। ताली अच्छे से बजा लो। ये एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है माँ बाप की, है ना, कि उसको माँ बाप को देख के सही अर्थों में समझदारी क्या होती है वो प्रैक्टिकल देखना बहुत पावरफुल है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एक छोटा एग्जांपल शेयर करता हूँ आपको। मेरे को बड़ा, जब पहली बार बताया था तो मैं भी रो दिया था। अब तो कई बार सुना चुका, इसलिए अब मैं नहीं रोता। दिल्ली में एक टीचर ने सुनाया। देखो, हम बोलते हैं ना बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। दिल्ली में एक टीचर ने शेयर किया, उसके बच्चे को ना वो अंगूठा पीने की आदत थी और क्लास 1 का बच्चा रहा होगा।
और टीचर थोड़े अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए ज़्यादा सिंसियर होते ही हैं, तो जब तक बच्चा रात को होमवर्क करता है, माँ भी साथ में जगती है, तो रात को होमवर्क करते करते माँ भी वहीं सो गई, बच्चा भी सो गया। और माँ इस बात से बहुत दुखी थी, खासकर अंगूठा पीने को लेके, कि लोग क्या कहेंगे, तुम इतना बड़े हो गए हो, तुम्हारी ये आदत नहीं छूटी है, और ऐसा है वैसा है। रात को जब माँ की आँख खुली तो वो भी सोफे पे ऐसे ले बैठ के सो गई थी और बच्चा भी वहीं बैठ के सो गया। उसने देखा कि अंगूठा उसके मुंह में है। अब अंगूठा मुंह में देख के उसका फिर बहुत मन खराब हो गया, कब छोड़ेगा, इतना बड़ा हो गया है, इसका तो छूटेगा ही नहीं आदत। और थोड़ा सा अंगूठा जो बच्चे मुंह में लेते हैं, उनका ऊपर का होंठ थोड़ा सा, दांत थोड़े से डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो सब भी प्रॉब्लम आती है। खैर, मतलब उसको देख के माँ बहुत उदास हुई और उसने बताया कि बस मेरे को अंदर से इतना ख़राब लगा कि मेरे को रोना आ गया। अब बच्चे को क्या बोलती, उसको सुला दिया, वो भी सो गई। सुबह उठी, वो तो नाराज़ थी ही। बच्चा सुबह उठ के बात करना शुरू किया। बच्चा बात करे तो जवाब नहीं दे तो बच्चे को भी समझ में आ गया नाराज़ है, क्या हो गया माँ, क्या हो गया। तो बच्चे ने ज़्यादा पूछा तो वो फट पड़ी, रो के बोली, आज के बाद तुमने अंगूठा पिया तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। बच्चा स्कूल चला गया। अब 2 दिन बाद माँ ने नोटिस किया कि बच्चा लगातार अपना हाथ पकड़े हुए है। अब माँ का ध्यान उस बात पे नहीं गया। अब माँ बोले, यार कल तक तुम अंगूठा मुंह में लेते थे, अब तुम हाथ पकड़ने लगे, तुम्हारे साथ कोई ना कोई बुरी आदत रहेगी ही, तुम कभी नहीं सुधरोगे। 2-4 डांट वांट लगाई, बात खत्म हो गई। अगले दिन देखा फिर पकड़ा हुआ है, अगले दिन देखा फिर पकड़ा हुआ है। तो वो तो गुस्से से फटी पड़ी, है ना, क्या कर रखे हो, और जोड़ के डांट लगाई। तो बच्चा रो दिया तो बोलता है, मेरा अंगूठा मुंह में चला गया तो तू मर जाएगी। अब देखिए, एक बच्चा माँ की झूठी बात को भी इस कदर लेता है कि वो 24/7 हाथ पकड़े हुए है ताकि उसकी माँ नहीं मर जाए। वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि आप कहते हो कि बच्चा सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मेरे को लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, चूँकि हमको संवाद करना नहीं आता है, चूँकि हमको डांटना आता है, मना करना आता है, ये मत कर, गलती हुई, सॉरी बोल, है ना, तो धीरे धीरे देखता है कि ये बात नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे जिससे हमको लगता है कि बात नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। बस काम की बात करते हैं, पैसा दे दो, खाना दे दो, जाएं क्या, आएं क्या, अपने दिल की बात कहना बंद कर देते हैं। लगभग परिवार के लोगों से अपने दिल की बात कितनी होती है, आप देख लीजिए। क्या लगता है, दिल की जितनी बात होती है शादी के पहले होती है, शादी होती है दिल मर जाता है। क्या हो गया? तो ये क्लैरिटी बनी कि बच्चा, मैं तो कहता हूं देखो, पड़ोसी बड़ी कार लेके आ गया, पड़ोसी के बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो गया, IAS बन गया, तो हमको जोश आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यार हम भी कुछ करेंगे। वो यूपी का एक गांव है, उस गांव में पता चला 50 IAS है एक ही गांव में। तो एक कल्चर शुरू हो गया, एक आदमी आगे बढ़ गया, उसको हरियाणा, इंडिया के आधे मेडल केवल हरियाणा से आते हैं स्पोर्ट्स के। और अभी मैंने दिल्ली में शिविर किया, दिल्ली के जितने ये पहलवान सुशील और ये तमाम लोग हैं, इनके कोच, 5 कोच थे शिविर में। उन्होंने देखो अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारी पीड़ा ये है, देखो कैसे पॉजिटिव में से नेगेटिव कैसे निकलता है। अब ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल कितने लोग लेके आएंगे, उसकी तो संख्या बहुत कम है। अब 200 रेसलर हैं उसके पास, 200 रेसलर बिल्कुल हॉस्टल में रहते हैं, और वो उनका इंचार्ज है। बोले मैं अपने घर भी नहीं जा पाता हूँ क्योंकि 25 किलोमीटर उसका घर है, 3 घंटे आने जाने में लगेंगे, और मेरे को कुश्ती का शौक है पर मेरा घर छूट रहा है। मेरी बीवी बोलती है ऐसी जॉब मत करो यार जिसमें तुम घर ही नहीं देख पा रहे हो। इधर मेरा घर छूट रहा है, इधर मैं समस्या में हूँ। क्या समस्या? अब मेडल मिलेंगे 1-2 लोगों को, और मान लो नेशनल टीम तक चले गए 1-2 लोग और, 2-4 लोग और, तो उनको सरकारी नौकरी मिल गई। बाकी को अब बाकी 195 रेसलर और है, इनको क्या मिलेगा?
इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये क्या करेंगे? ये बाउंसर बनेंगे, ये व्यापारियों का फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए गैंग में शामिल होंगे, ये गैंगस्टर, तमाम ये गैंगस्टर के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल देख लिया, जिस तरह का चमक धमक देख ली, जिस तरह का एक तरह की जीवन शैली में कुछ स्वीकार लिया और उससे कम में अब रहना नहीं है, उतना पैसा कहीं से आएगा नहीं, और कुश्ती कर कर के शरीर तो हो ही गया डोले। तो ये एक नई तरह की प्रॉब्लम है जिससे वो कोच भी पीड़ित है। हम कैसे इसको हैंडल करें? तो मेडल मिल रहे 2 लोगों को और उसमें से 195 क्रिएट हो रहा है समाज के लिए न्यूसेंस वैल्यू। कोटा में IIT में जा रहे 200 लोग, डिप्रेशन में जा रहे 5000 लोग, उसकी तो चर्चा नहीं है। तो जब हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो जिन चीज़ों को हम उपलब्धियों के रूप में है ना चर्चा करके नहीं थकते हैं, उसकी दूसरी साइड पे कोई सर्वे हमारे पास नहीं है, उसकी कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है, तो हमको फिर से हमको रीडिज़ाइन करना होगा, सोचना होगा कि वाकई में है ना, बच्चे को लगता है यार मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, माँ बाप को लगता है यार पैसा है तुम जाओ कोटा में रहो, हो जाएगा, सबका होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो मेरे को लगता है कि जो सपने हमने पाल लिए, खैर मैं ये कह रहा था, यदि इन चीज़ों को देख के हमको जोश आता है तो क्या मोहल्ले में एक शानदार मानव होगा, उसको देख के बाकी लोगों को जोश नहीं आएगा? यदि कोई बढ़िया आचरण के साथ जी रहा होगा तो उसको देख के हमको नहीं लगेगा यार हमारा परिवार भी ऐसा होता? तो आज आपकी 10 लाख की फॉलोइंग, 10 करोड़ की फॉलोइंग होना आसान है। एक छत के नीचे अपनों के साथ शिकायत मुक्त होकर जीना सबसे बड़ा काम है। ये कोई बड़ी घटना है, ये कोई बड़ी घटना है, ये कोई बड़ा काम है। इसको हमने बड़ा काम नहीं माना है, हमने तो किसी पैसे को बड़ा काम माना, किसी पद को बड़ा काम माना, है ना। अपने रिश्तों में जी जाएं और रिश्तों में उस फल को पा जाएं जिस फल के लिए वो रिश्ते थे। किस फल के लिए थे? वो जो भाव और विचार पे सुख रूपी फल लगता है, उस फल की क्लैरिटी होगी तो भाई साहब बाहर भी उपयोगी होंगे और अपने घर में भी उपयोगी होंगे। तो इससे क्या समझ में आया? तो इससे हमको समझ में आया कि एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होगा तो उस परिवार का समाधान और समृद्धि के साथ में जीना उस बच्चे की महान जरूरत है। इससे ऐसा देखेगा तो वो भी समाधान से संपन्न हो जाएगा। ऐसे यदि और फाइनली ये बच्चा समाज में ही जाएगा। यदि समाज की बात करेंगे तो सभी परिवार समाधान और समृद्धि के साथ जिएंगे तो ही परिवार समाज भय से मुक्त होगा। फाइनली ये सारे लोग किसी प्रकृति की छाया में जिएंगे। उस प्रकृति की छाया में जिएंगे तो हर मानव समाधानित, हर मानव समझदार हो, परिवार में अभाव से मुक्ति हो, समाज भय से मुक्त हो और प्रकृति में संतुलन हो। इसको सह अस्तित्व बोला, इसी को को एग्जिस्टेंस बोला। तो देखो, एक मानव अपने में समाधान के साथ होता है, भाव और विचार में हार्मनी होती है, इसका नाम सुख है। ठीक? हाँ जी, इसको थोड़ा हाईलाइट करना। एक परिवार में सभी में अच्छे संबंध हैं और परिवार में अभाव मुक्ति के साथ परिवार अपनी उपयोगिता के साथ जीता है, इसका नाम परिवार में शांति है। जब ऐसा परिवार जीता है ना, तो सभी परिवारों के बढ़िया जीने के लिए समाज उसको फुलफिल करता है। इस अर्थ में समाज भय से मुक्त होता है, इसका नाम संतोष है, क्योंकि वहाँ फिर सभी इच्छाएं पूरी होने की जगह बन जाती है। और प्रकृति मतलब मानव सहित चारों अवस्थाओं में संतुलन और उसकी निरंतरता बन जाती है, इसी का नाम आनंद है। जब मानव के बारे कह रहे कि वो सुख की निरंतरता चाहता है, तो सुख की निरंतरता का मतलब है मानव में समाधान हो जाए, मेरे परिवार में
समाधान और समृद्धि हो जाए, मेरा परिवार जिस समाज में रहता है वो भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में संतुलन हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रह सकें, आने वाली पीढ़ियां भी किसी समझ के साथ हो सकें। ये मेरी ज़रूरत है कि नहीं है? ये किसकी ज़रूरत है? मेरी ज़रूरत है। तो ये मानव लक्ष्य क्या हुआ? अभी तक मानव लक्ष्य क्या मान रहे थे? अभी तक लक्ष्य क्या मान रहे थे? इंजीनियर हो जाऊं, डॉक्टर हो जाऊं, आईएएस हो जाऊं, बिजनेस चला लूं। इस सब से क्या मिल रहा था? सुविधा। इस सब से क्या मिल रहा था? जिंदा रहने का जुगाड़। अब पता चला जिंदा रहना जीना नहीं है, तो जीना क्या है? मेरा भाव और विचार सुखदायी हो जाए। मेरा भाव और विचार सुखदायी हो जाए, मेरे को ऐसे लोग तो दिखाई दें जो ऐसा जी रहे हैं, तो मेरे को पता चले यार ऐसा जिया जा सकता है। तो मेरा परिवार ऐसा जीता है, उनको देख के मैं सहज रूप में हुई। देखो पहले भी ये बात हुआ, घर वालों को बोलना आता था, हमको बोलना आ गया। घर वालों को चलना आता था, हमको चलना आ गया। खाना आ गया, पढ़ना आ गया, लिखना आ गया। क्या नहीं आया? जीना नहीं आया, क्योंकि वो घर वालों को भी नहीं आता है। यदि घर वाले जी पाए तो आने वाली पीढ़ियां भी जी पाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे परिवार में समझ हो, समाज में भी वो समझ हो। तो बेसिकली समाधान का मैनिफेस्टेशन, समाधान परिवार में समाधान समृद्धि के रूप में व्यक्त होता है। समाधान ही समाज में भय मुक्ति के अर्थ में व्यक्त होता है। समाधान ही प्रकृति में संतुलन के रूप में व्यक्त होता है। इससे कम में काम चलेगा? इससे ज़्यादा की ज़रूरत है? ये सभी मानव के लिए इतना ही है। अब इसमें मेरी डॉक्टरी कहाँ गई, मेरी इंजीनियरिंग कहाँ गई? मेरी डॉक्टरी और मेरी इंजीनियरिंग कहाँ गई? उसका क्या होगा? स्किल कहाँ गया? मानव लक्ष्य में स्किल है कहीं कि नहीं है? कहाँ है? किस में है? समृद्धि में है। मैं समृद्ध होऊंगा कैसे? मेरी समृद्धि के लिए मेरी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजरियल स्किल है ना, टेक्निकल स्किल और कोई चीज़, कॉमर्स, आर्ट, सब इसमें आ जाएगा। तो पहले से कम की बात कर रहे कि ज़्यादा की बात कर रहे? ज़्यादा की बात कर रहे, बहुत ज़्यादा। पहले केवल जिंदा रहने की बात कर रहे थे, अब जीने की बात कर रहे। तो क्या समझ में आया? मानव लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? क्या जिंदगी में करना चाहता हूं? मानव के रूप में हम सबका लक्ष्य क्या है? सारे मानव समझदार हो जाएं। कल को इन्हीं में से कोई बेटी मेरे घर शादी होके आएगी, मेरी बेटी किसी के घर जाएगी, मेरा बेटा किसी समाज में, किसी फैक्ट्री में, किसी की जगह काम करेगा। हम सब समाज में ही है ना, है ना। समाज मेरे घर का आंगन है। आंगन गंदा होगा तो गंदगी घर में आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो। ये मेरा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य सबका एक, भूमिकाएं सबकी अनेक। अब इस डॉक्टर इस लक्ष्य में क्या करेगा? एक डॉक्टर इस लक्ष्य के लिए सभी को स्वस्थ रहने के लिए काम करेगा। एक इंजीनियर इस लक्ष्य में क्या करेगा? एक इंजीनियर किसी वस्तु को, किसी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए कोई काम करेगा। लक्ष्य एक है और पूरे विश्व के सभी लोग, सारी संस्थाएं, सारी सरकारें, सारे धर्म, सारे परिवार, सबका लक्ष्य एक है। इस लक्ष्य के लिए हमारी योग्यता, हमारी आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुसार हमारी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य मानव का एक है। अब परिवार में उपयोगिता पूरकता कैसे देखेंगे? अब परिवार में उपयोगिता पूरकता कैसे देखेंगे? तो मेरा लक्ष्य क्या है?
समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। पत्नी का लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। सास का लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। सबका लक्ष्य एक, सबका लक्ष्य एक। इस समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए अब पति पत्नी मिलके, आपस में मिलके, पति एक तो पूरी फैमिली में मैं क्या करूंगा, पूरी फैमिली मिलके क्या करेगी। अब कितनी सारी बातचीत हो सकती है? अब परिवार में कितनी बातचीत होगी? बातचीत की क्वालिटी क्या होगी? अभी बातचीत की क्वालिटी क्या है? कल सब्जी में क्या बनेगा? सुबह से उठ के बातचीत कहां से शुरू होती है? आज क्या बनेगा? ये क्या बनेगा घर में चलता ही रहता है। चाय बन गई, उठ जाओ, कितने बजे जाओगे, सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चे की फीस जाना है, आज शाम को किसी के यहाँ शादी में जाना है, और किसी की 13वीं का कार्ड भी आया है, करते करते आपकी 13वीं आ गई। कहाँ हम ये बात कर पा रहे कि यार जब हमारी शादी हुई थी मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसी थी, तुम्हारे भाव और विचार की स्थिति कैसी थी, हमारे परिवार की स्थिति कैसी थी, इन 10 सालों में हम कैसे आगे बढ़े, हम कितना उपयोगी हुए, अपने बच्चों को क्या दे पाए, है ना, कहाँ कंट्रीब्यूट कैसे कर पाए। अभी ज़्यादा एनर्जी किस काम में लग रही? क्राइसिस मैनेजमेंट, है ना। ज़्यादा एनर्जी बहुत सारा नेगेटिव सोचना, बहुत सारी चिंता करना। आप अपने बारे में सोचते हैं? कभी अपने बारे में सोचते हैं तो कोई चिंता ही कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है यदि हमारे पास लक्ष्य की क्लैरिटी होगी तो उपयोगिता पूरकता की पहचान होगी। लक्ष्य के अर्थ में अपनी उपयोगिता को पहचान लेना, ये मेरी भूमिका है, ये मेरा आचरण है। तो जब तक लक्ष्य की पहचान नहीं है, प्रकृति में हर इकाई को लक्ष्य की पहचान बाय डिफॉल्ट है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर गैलेक्सी तक हर एक इकाई उस पूरी की पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था में अपनी एक निश्चित भूमिका निभा रही है। वही भूमिका हमको समझपूर्वक मिलती है। जो भूमिका प्रकृति में पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर को बाय डिफॉल्ट मिली हुई है, उनको सोचना नहीं पड़ता है, उनको समझने की जरूरत नहीं है। मानव समझने वाली इकाई है, इसलिए मानव को अपनी भूमिका, अपने इस एग्जिस्टेंस को समझना। इसलिए पूरे नेचर में 3 ही क्वेश्चन है, कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। बस इतना ही काम है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। अभी ये तय नहीं हो रहा है करना क्या है। तो किसी को देख के कुछ चिपका लिया, करके देखा, पता चला मजा नहीं आया, फिर कुछ और ढूंढना शुरू किया। तो जब तक को करना, तो इसका मतलब है मेरे पैदा होने के पहले से मानव लक्ष्य की निश्चितता है, मानव लक्ष्य पहले से ही बना हुआ है। मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं, ये पहले से ही बना हुआ है। नेचर के सारे नियम पहले से ही हैं, तो नया कुछ करना ही नहीं है। केवल मौज के साथ उस नियम को समझना है, उस नियम में शामिल हो जाना है। तो अस्तित्व की बारात निकली है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि संसार के सारे नृत्य कैसे हैं? जितने भी फोक डांस हैं, ये थोड़ा सा आधुनिक वाले को छोड़ दो, इसमें क्या करेगा पता नहीं चलता है ना। जितने भी फोक डांस हैं सारे कैसे हैं? गरबा, घूमर, जितने भी पुराने फोक डांस है, गोल गोल घूमते हुए ऑर्बिटल मोशन करते हैं। ये सारा क्या है? ये बेसिकली एटॉमिक गति है। किसी भी धरती को देखेंगे, चांद को देखेंगे, अपने एक्सिस पे घूमता है, धरती के चक्कर लगाता है, धरती अपने एक्सिस पे घूमता है, सूरज के चक्कर लगाता है, हमारी पूरा सौरमंडल किसी और के चक्कर लगाता है। एटम में पार्टिकल देखेंगे। तो जब भी किसी को सृष्टि दर्शन हुआ होगा, जब भी किसी ने सृष्टि को देखा होगा, इस सृष्टि की व्यवस्था को देखा होगा, खुशी के मारे नाच दिया होगा, और वैसे ही नाचा जैसे सृष्टि नाचती है। क्या हुआ? अस्तित्व की बारात निकली। हम लोग हॉस्टल में थे ना, तो खाना वाना ठीक नहीं मिलता था। तो जिस दिन खाना ठीक खाने का मन होता था,
उस दिन कपड़े वपड़े पहन के किसी शादी में शामिल हो जाते थे। तो शादी में शामिल होने के दो नियम होते थे, एक तो कपड़े ठीक ठाक रहे और कॉन्फिडेंस भी ठीक रहे। लड़के वाले को लगे उसकी तरफ से, लड़की वाले को लगे उसकी तरफ से, और बीच में पता चल गया तो समझ लो। तो यदि किसी की शादी में शामिल होने का नियम है तो अस्तित्व की बारात में शामिल होने का नियम है। उसके नियम को समझ के ही उस बारात में शामिल हुआ जा सकता है। उस बारात में शामिल हो गए तो डांस करने के सिवाय कोई काम नहीं। और किसी ने अपनी बारात निकाली तो उसका जनाजा निकलेगा, यह भी पक्का है ना। माई लाइफ माई रूल्स, तुम्हारा कोई रूल इतना ही रूल चलेगा कि व्हाइट शर्ट पहननी है कि ब्लैक पहननी, नमक ज़्यादा नमक कम, रोटी 3 रोटी 4, उपवास रख लो या ज़्यादा खा लो, इतना ही कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपका कोई नियम नहीं चलता है। लिख डालिए क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया अपनी जिंदगी के लिए। हाँ जी, क्या निकला?
कुछ निकला? माइक। सर ये मतलब चारों अवस्थाओं में व्यवस्था देखते हैं तो इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें व्यवस्था आई कहाँ से, सभी ये संतुलित है तो इसमें व्यवस्था कहाँ से आई। और दूसरा देखते हैं कि मानव मतलब वंश विधि से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको संस्कार विधि से बढ़ रहा है, तो इससे ये बात भी समझ आती है कि मानव सिर्फ शरीर तो नहीं है। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, और माइक खड़े हो जाइए, थोड़ा सा पता चल जाएगा। हाँ। सृष्टि को समझना, सृष्टि की सभी इकाइयों को समझना और उसमें अपनी भूमिका को समझना निरंतर सुख की ओर जाने का रास्ता है। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कुछ? और कुछ बोलो बोलो अक्षय भैया। आचरण निश्चित होगा तभी हम संबंध में निरंतरता ला पाएंगे। फिर से। अगर हमारा आचरण निश्चित होगा तभी हम संबंध में निरंतरता ला पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित आचरण का मतलब ही है कि उस आचरण की निरंतरता, तो ही हम एक दूसरे के साथ चलने की स्थिति में आते हैं। आज क्या बोल दिया, कल क्या हो जाएगा। जी। सबसे बड़ा प्रश्न ही हमारे मन में उमड़ता है कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य के लिए ही आज हमने ये जाना है कि अपनी भूमिका, परिवार में अपनी भूमिका और उपयोगिता को पता करना हमारा सबसे प्राथमिक लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ हम प्रकृति की, सृष्टि की, अपने आसपास के वातावरण की भूमिका भी जब पता करेंगे तो हम अपने पूरे लक्ष्यों को खोज पाएंगे। जी भैया इधर, जैसे अपना लक्ष्य अभी अपन देखें कि सबका लक्ष्य है कि अपने आप को पूरा कर ले, समझदार बन जाए, ताकि परिवार, खुद में, परिवार में, समाज में, फिर प्रकृति में, सृष्टि में सब अपनी अपनी उपयोगिता में पहुंच जाएं और अच्छे से रहें समझदारी पूर्वक, तो बैलेंस बना रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। लेकिन और एक ये लक्ष्य पता चला कि बच्चे अगर परिवार में आते हैं तो उसकी ज़रूरत हो जाती है समझदार होना, समृद्ध, उससे समृद्धि आएगी करके, और बच्चे को हम वैसा बड़ा करेंगे। और जिनके परिवार मतलब जो बच्चे शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं करना चाहते, फिर उनके लिए क्या रहेगा? देखो, जो शादी नहीं करते हैं वो ज़्यादा बड़ा परिवार बसाते हैं। ये बात समझ में आई? जो शादी नहीं करते हैं वो कोई ना कोई संगठन में शामिल होते हैं, वो कोई ना कोई किसी बड़े ग्रुप में शामिल होते हैं, वो कोई ना कोई आदमी, कोई भी अकेला नहीं रहता, अपने परिवार में तो है ही है। वे शादी नहीं किया हुआ तो क्या हुआ, पत्नी तो नहीं है, बाकी अपने परिवार में माँ बाप, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, व्यवसाय, कुछ तो आदमी करता ही है। तो शादी नहीं किया तो इतना ही हुआ ना कि बच्चे पैदा नहीं किया, लेकिन परिवार में तो है ही है, समाज में तो है ही है, नेचर में तो है ही है, किसी देश धरती पे तो है ही है। हाँ जी। मुझे सबसे मूल सूत्र लगा कि आवेशों के समन के लिए उपयोगिता पूरकता विधि से जीना ही उत्तर है, और जितनी समस्याएं यहाँ हुई है सब में आवेशों की वजह। जोरदार। सर आपने जैसे ये कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आदमी होता है उसे मतलब उपयोगिता से उसका महत्व समझ में आता है और महत्व से ही वह सुखी होता है। तो अगर वो पूरकता में जाएगा तो फिर तो उसे दुखी होना चाहिए। अपोजिट है ना जस्ट। अरे क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जब वो उपयोगिता समझेगा तो उसे अपने महत्व का पता चलेगा तो वो सुखी होगा। हाँ। लेकिन जब वो पूरकता देखेगा तो उसे तो दुखी होना चाहिए उस सिचुएशन में। देखो, कम समझदार के लिए ज़्यादा समझदार व्यक्ति क्या है, पूरक है उसके अधूरेपन से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है। ज़्यादा समझदार के लिए कम समझदार व्यक्ति उपयोगी है अपनी समझ को प्रमाणित करने के लिए। अच्छा, हाँ ठीक। तो दोनों एक दूसरे के विकास में पूरक है। अच्छा। दोनों विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन। नेचर में कहीं हार जीत है ही नहीं, सारा उपयोगिता पूरकता है। माइक। इसको समझने के लिए आज मैं 50 स्थिति में उपयोगी हो सकता हूँ, 75 में पूरक हो सकता हूँ। बिल्कुल।
और 50 में ही नहीं, 75 की ज़रूरत नहीं है। मात्र जैसे मान लो आज हम आपके लिए उपयोगी पूरक हो रहे हैं, तो हम कोई पूरे हो गए ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि भैया हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हो, हमारा थोड़ा एडमिशन पुराना है, इतनी बात है। पीयर लर्निंग हो ही सकती है, पीयर लर्निंग हो रही है, तो विद इन ए ईयर हमारी उतनी स्थिति बन जाती है, जो लोग नए आ रहे हैं हम उनके लिए पूरक हो जाते हैं। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, आज ही जैसे मान लो हमने शिविर में पहचाना यार ये उपयोगिता पूरकता नाम की चीज़ है पूरी नेचर में, तो अभी मेरा ध्यान इस बात पे चला जाता है कि मेरे परिवार में मेरे विकास के लिए बाकी लोग कैसे उपयोगी हुए हैं, पूरक हुए हैं। तो मैं मेरे परिवार में अभी संबंध को रीडिफाइन करना शुरू कर देता हूँ और दूसरे की अच्छाइयों पे मेरा ध्यान जाने लगता है। तो कितने लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया है, मैं आज जो भी कुछ हूँ वो कितने लोगों की वजह से हूँ, तो कितने लोग मेरे विकास में पूरक हुए हैं और मैं कितने के विकास में पूरक हो सकता हूँ, मैं कितने के लिए उपयोगी हो सकता हूँ। जैसे ही सबके साथ में उपयोगिता पूरकता को देखने लगता हूँ, नेचर के साथ में उपयोगिता पूरकता, पत्नी के साथ उपयोगिता पूरकता, और किसी मामले में मेरी पत्नी मेरे लिए पूरक है जिस मामले में वो मुझसे ज़्यादा विकसित है। किसी मामले में मैं पत्नी, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग आदमी हमेशा अलग ही हैं, किसी एक डायमेंशन में मैं पत्नी से कुछ सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। किसी मामले में मैं पत्नी के लिए उपयोगी हो सकता हूँ, भाई के लिए हो सकता हूँ। किसी मामले में मैं पिता के लिए पूरक हो सकता हूँ किसी मामले में, और किसी मामले में पिता मेरे लिए पूरक हो सकते हैं। तो जब ऐसा हम बारीकी से देखने जाएंगे तो लगातार वो उपयोगिता पूरकता दिखाई देगी। आदमी के भीतर असीम क्षमता का सागर है, इस असीम क्षमता को सही चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, ये तोड़ फोड़ करके निकलेगा। उसी का नाम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और कुछ भी नहीं है। हर मानव में जो सोचने समझने की असीम क्षमता है, उसको उसका मटेरियल नहीं मिला है, उसको उसका तृप्ति बिंदु नहीं मिला है, उसको उसका घर नहीं मिला है। अपने घर की तलाश में वो तोड़ फोड़ करके निकल जाएगा। कभी वो काम से निकल जाता है, कभी वो क्रोध से निकल जाता है, कभी वो लोभ से निकल जाता है, कभी वो मोह से निकल जाता है। उसको उसकी सही डायरेक्शन मिल गई तो मैं भी शांत और पूरा संसार इसका लाभ उठाता है। ये जो मेन जो द्वंद्व हो रहा है कि हम समझ से उपयोगिता को पूरकता से सुपीरियर समझते हैं, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इस अर्थ में इसको समझते हैं। देखो, एक व्यक्ति पदार्थ के साथ काम करता है। अभी देखो, ये भी एक सोचने की बात है, पदार्थ से पेड़ पौधे विकसित हैं कि नहीं? क्यों विकसित हैं? पदार्थ में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। लोहा है तो लोहा उतना ही रहेगा। सेल मल्टीप्लिकेशन का काम पदार्थ में ही शुरू हो गया, जिसको हम पेड़ पौधे के रूप में पहचाना। तो जितना पदार्थ में है उतना पेड़ पौधों में है ही, प्लस उससे ज़्यादा है, इसलिए वो उससे अधिक विकसित है। पशु पक्षी में जितना पेड़ पौधे में है उतना पशु पक्षी में है ही, प्लस पशु पक्षी में वंश परंपरा के साथ जीने की ताकत है। आहार निद्रा भय और प्रजनन पशु पक्षी में आ गया है, संवेदनशीलता पशु पक्षी में आ गई है, इसलिए वो उससे विकसित है। और उससे विकसित मानव है क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता आ गई है, ज्ञान के लिए उसमें चाहत आ गई। तो इससे समझ में आया ये अवस्थाएं विकसित हैं। अभी सबसे अधिक हमारा अधिकार मानव जाति का कौन सी अवस्था पे बना है? पदार्थ अवस्था पे बना, प्राण अवस्था पे बना, जीव पे बना कि मानव पे बना? सबसे अधिक अधिकार हमारा पदार्थ पे बना है। पदार्थ में हम रोबोटिक्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। पदार्थ में हमारा सबसे अधिक अधिकार बना है। पदार्थ से हमने सबसे अधिक पैसा कमाने की या उपलब्धियों की बात की है। पेड़ पौधे पे उससे कम है, पशु पे उससे कम है, मानव को तो अभी हाथ नहीं लगा पा रहे। मानव के बिहेवियर को समझना, मानव के, है ना, मानव को समझना, ये तो अभी मेरे को लगता है कि अभी तक हम ब्रेन को भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं ही आपको 25 की लिस्ट बता दूंगा क्या क्या नहीं हो पाया है। इससे हमको समझ में आया कि हमारी योग्यता अभी मिनिमम लेवल पे है। हम पेड़ पौधों को समझ पाए तो उससे अधिक आई, हम पशु पक्षी को समझ पाए तो उससे और अधिक आई, और हमने मानव को आर पार कर दिया, पूरे ब्रह्मांड को। ये पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई और ये कैसे चल रहा है, ये अल्टीमेट है। इसका मतलब है यदि कोई पदार्थ के साथ काम करता है और कोई मानव के साथ काम करता है तो इसको नेचुरली हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि ज़्यादा गहरा काम है, ज़्यादा गहरा काम है। तो इस रूप में विकसित का पहचान किस सेंस में हो रहा है? तो विकसित का मतलब है कि उसमें अविकसित की सारी प्रॉपर्टीज हैं प्लस उससे कुछ ज़्यादा है।
इस अर्थ में उसको विकसित कह रहे हैं। अदरवाइज सृष्टि की सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ उपयोगी पूरक हैं ही हैं। मैं इसको समराइज कर दूं। देखो अब क्या स्थिति हो गई। अब इस पूरे बोर्ड को मानिए कि ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक हो गया। ये बोर्ड पूरा यूनिवर्स है और हमारा सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में अपनी कोई भूमिका यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। फिर हमारा प्लैनेट उसके साथ कनेक्टेड है। फिर प्लैनेट पे बहुत सारे कंट्रीज कनेक्टेड हैं। फिर कंट्रीज में बहुत सारे परिवार कनेक्टेड हैं। तो एक व्यक्ति की भूमिका कहां समर्पित होती है? एक व्यक्ति की पहचान परिवार में समर्पित होती है। परिवार की पहचान समाज में समर्पित होती है या व्यवस्था के अर्थ में समर्पित होती है। व्यवस्था जब बोल रहे हैं तो एज ए होल है। तो सही अर्थों में देखा जाए तो परिवार की भूमिका, एक व्यक्ति की भूमिका क्या है? जैसे मैं कहूं शरीर में किडनी है, किडनी की भूमिका शरीर के साथ है और किडनी जो है सेल से मिलके बनी है। तो हर सेल को क्या पता है? सारे सेल, किडनी में कितने सेल होंगे? लाखों लाखों सेल आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि सारे मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं? परफॉर्म। तो हर सेल को क्या पता है? अपना अपना काम। हर सेल को पता है कि किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, इसलिए सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। ये ठीक हो गया। अब यहां देखो, अब एक व्यक्ति परिवार में क्या करे? एक व्यक्ति की परिवार में भूमिका क्या होगी? एक गाड़ी में जितने पार्ट हैं उन सारे पार्ट्स की भूमिका क्या है? गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी तो गाड़ी कहीं जा रही है, तो ये गाड़ी किसी बड़ी व्यवस्था में अपनी भूमिका को निभा रही है। गाड़ी बड़ी व्यवस्था में अपनी भूमिका को निभा सके इसके लिए सारे पार्ट मिलके काम कर रहे हैं। ये बात ठीक हो गई? ये बात ठीक हो गई? तो इसका मतलब है व्यक्ति पार्ट है, व्यक्ति पार्ट है। तो पार्ट की भूमिका गाड़ी के साथ क्या होगी? तो जब तक परिवार की भूमिका समाज में और व्यवस्था में क्या होगी, जब तक ये क्लैरिटी नहीं है तब तक आदमी क्या करेगा खाने पीने के सिवाय? समझ में आ रही बात? अभी परिवार की कोई भूमिका नहीं है। हमने सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि बस आपको केवल वोट देना है, बाकी आप कमाओ खाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसका मतलब है यदि व्यवस्था की इकाई है तो ये व्यवस्था की इकाई परिवार है, तो परिवार व्यवस्था की इकाई है, परिवार से मिलके ही समाज है और फाइनली परिवार के लिए ही व्यवस्था है। तो जब तक परिवार स्वयं में व्यवस्था है, परिवार स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, जब तक परिवार के हर सदस्य को परिवार की बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की क्लैरिटी नहीं है तो ये आपस में मिलके करेंगे क्या? बात पहुंच रही? क्यों बिखरे हुए हैं हम? क्यों हम परिवार में बिखरे हुए हैं? अभी परिवार की स्थिति क्या है? पहले एक जन का पुरुष लोग कमाते थे, महिला लोग घर चलाते थे। ठीक हो गया। इससे महिला लोग को तृप्ति नहीं हुई, फिर क्या हुआ? दोनों कमाने लगे, इससे तृप्ति हो गई दोनों को, इससे भी नहीं हुई। तो इससे यह समझ में आया कि पहले हमने एक भूमिका देखी कि हमने केवल जिंदा रहने के अर्थ में कहा कि कुछ कमा के लाना है, उससे परिवार चलाना है और जिंदा रहना और बच्चे पैदा करना, उनकी शादी कर देना, उनको कमाने के लायक बना देना और वो भी यही करता रहेगा। इसका नाम जिंदगी है। इतने साल ये जिंदगी हमने जी। कितने साल जी? हजारों साल। हजारों साल से हम यही करते आ रहे हैं। ये करते करते फाइनली इस जगह में पहुंच गए कि ये जिंदगी नहीं है भाई, जिंदगी कुछ और है।
तब समझ में आया कि मानव ही कुछ और है। तो मानव केवल जिंदा रहने की चीज नहीं है, मानव में सोचने समझने की क्षमता है, और सोचने समझने की क्षमता पूरी कायनात को समझना चाहती है। तो मानव में सोचने समझने की क्षमता पूरी कायनात को समझना चाहती है। मैं समझ गया हूं, इसका प्रमाण क्या है? मैं समझा हूं, इसका प्रमाण क्या होगा? चलो दूसरों को भी समझा दिया तो क्या करेंगे मिलके? उस व्यवस्था को जिएंगे, उस व्यवस्था को जिएंगे। मैंने एक कार को समझ लिया है, मैं एक मैकेनिक हो गया हूं। मेरे मैकेनिक होने का प्रमाण क्या है? मैं खराब गाड़ी को हाथ लगाता हूं, गाड़ी चलने लगती है। तो इसका मतलब है एक परिवार की भूमिका क्या है? ये व्यवस्था चले, है ना? धरती पे रहने वाले सारे परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सकें, ये हर परिवार की आवश्यकता है, ये हर परिवार की व्यवस्था है। तो इसका मतलब है जब तो एक व्यक्ति की क्या क्लैरिटी होगी? तो हर व्यक्ति को पता होगा मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य मतलब हर व्यक्ति को क्लैरिटी होगी कि कैसे मानव समझदार होगा, कैसे एक परिवार समृद्धि के साथ जिएगा, कैसे ये समाज भय से मुक्त होगा, और कैसे एक ऐसी व्यवस्था होगी, है ना, जिसमें कि प्रकृति में संतुलन सहित सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। ये हर मानव को क्लैरिटी होगी, या कुछ के क्लैरिटी होने से घर में शांति बनी रहेगी, एक आदमी के समझदार होने से कि सबके समझदार होने से? तो यदि सबकी समझदारी से कम में घर नहीं चलता है, तो सबकी समझदारी से कम में क्या व्यवस्थाएं चल जाएंगी? इसका मतलब यह हुआ सभी को मानव लक्ष्य का पता होगा। अब मानव लक्ष्य का पता होगा तो मानव लक्ष्य का यदि हर व्यक्ति को मानव लक्ष्य का पता होगा, परिवार में सबको मानव लक्ष्य का पता होगा, तो परिवार अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में समाज भय से मुक्त हो, समाज अखंड हो, प्रकृति ये सारा अपने आप में व्यवस्थित हो। ये परिवार इस जिम्मेदारी को स्वीकारता है, इस जिम्मेदारी में उसका समृद्ध रहना भी निश्चित है। इस भूमिका को प्ले करने के लिए अब पति पत्नी मिलके क्या करेंगे, सास बहू मिलके क्या करेंगे, देरानी जेठानी मिलके क्या करेंगे, और बच्चे कैसे, इनको देखते हुए बच्चे कैसे बड़े होंगे, तो नैया पार हो जाएगी। कितने लोगों तक बात पहुंची? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? देखो फिर इसमें ये पूछना था कि ये तो मान लिया कि मानव की भूमिका प्राथमिक परिवार में है, पर परिवार के साथ वो सीधा समाज और व्यवस्था में भी भागीदारी मैं उल्टा कह रहा हूं। परिवार की भूमिका अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए परिवार के लोग आपस में सजे हुए हैं। जब तक ये परिवार की भूमिका, सूत्र क्या है? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। यदि व्यवस्था में भागीदारी डिफाइन नहीं हुई है तो परिवार करेगा क्या? आपस में साथ में रह के चिल करेंगे? नहीं, मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा था। मान लिया कि व्यक्ति जागृत है, परिवार जागृत है, पर ये व्यक्ति, जैसे एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 2 उसमें क्या सीधा व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, समाज में भागीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल। तो परिवार की सहमति से, हाँ। इसलिए मानव का नाम मानव नहीं है, उसका नाम परिवार मानव है। आज यदि मैं आपके सामने खड़ा होकर कोई भूमिका कर रहा हूं तो उसमें मित्रों का स्नेह सहयोग और परिवार का स्नेह सहयोग पीछे खड़ा है, तो मैं यहां खड़ा हो पाता हूं। तो मैं यहां अकेला नहीं खड़ा हूं। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, रूप बल बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन धन और यश सामाजिक संपत्ति है। आपको अध्ययन की बात आ जाएगी आगे, 6 महीना लगना है। रूप बल बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है। रूप, मेरा रूप जैसा है,
वैसा है, इसमें किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जैसा समझता हूँ इसको कोई दूसरा लूटना नहीं चाहता है, उसको कोई द्वेष नहीं होता है। रूप बल बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है। जिस दिन मैं यश को अपनी संपत्ति मानता हूँ, जबकि यश मेरे अकेले की संपत्ति नहीं है, क्योंकि जो भी योग्यता मैंने पाई है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग लगा हुआ है। सारे लोगों के सहयोग से कोई उपलब्धि हो रही है, उस उपलब्धि को मैं अपने अकेले की मानता हूँ, ये बाकी लोगों को स्वीकार नहीं होता है और यहाँ से झंझट शुरू हो जाता है। तो यश व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यश कुटुंब और समाज की संपत्ति है। इसलिए पुराने लोगों ने भी क्या बोला, वो कुटुंब का नाम बच्चा क्या करेगा, बच्चा बड़ा क्या करेगा, पापा का नाम रोशन करे, क्या था, नाम रोशन करेगा। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ, जब ये क्लैरिटी, तो वैसे ही धन भी, धन के बारे में भी बात करेंगे तो भी वो बहुत सारे लोगों के स्नेह सहयोग से और प्रकृति के योगदान से निकल के आता है ना। जन धन जन की बात करेंगे तो यहाँ भी वही क्लैरिटी आती है, बच्चे हमारी मलकियत नहीं है, बच्चे भी हमारी संपत्ति नहीं है, है ना। तो बच्चे यदि देखेंगे तो कहाँ से आ गए, पूरी प्रकृति का वो एक्सप्रेशन है, वो पूरे नेचर का एक्सप्रेशन है। आपने उसका, आपका रोल उसमें बहुत छोटा है, वो पूरे नेचर का एक्सप्रेशन है, इसलिए वो पूरे नेचर का बच्चा है। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। लास्ट मानव व्यवहार दर्शन बुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं, है ना। और फरवरी में 7 फरवरी से 27 फरवरी 20 दिन दिल्ली में अध्ययन है मानव व्यवहार दर्शन का। रूप बल बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन धन और यश सामाजिक संपत्ति है ना। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:45। आपकी गोष्ठियों के लिए जोरदार तालियां। आपके लिए भी जोरदार तालियां।